नमस्कार, नेक्स्ट आइस हिंदी के एचओडी अंक में आपका स्वागत है। आइए आज की पहली न्यूज़ के ऊपर बात करेंगे। इस न्यूज़ को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 12 पर और ये इकोनॉमी सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज़ है जो कि जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगा। न्यूज़ ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान भारत के बुनियादी ढांचे में क्रांति लाने के उद्देश्य से एक परिवर्तनकारी पहल के रूप में उभरा है और यह सभी क्षेत्रों में तेज और अधिक कुशल विकास यानी फास्टर एंड मोर इफिशिएंट डेवलपमेंट को बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री गतिशक्ति को तीसरी वर्षगांठ पर नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री गतिशक्ति अनुभूति केंद्र का औचक दौरा भी किया। अनुभूति केंद्र में पीएमजीपीएनएमपी यानी प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताओं एवं मील के पत्थर के रूप में उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया है, जिसे वर्ष 2021 में विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया था। अगली न्यूज़ की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज़ को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 8 पर और ये गवर्नेंस सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो कि जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के संस्थापक शरद पवार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अजीत पवार गुट को महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनावों में घड़ी चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल करने से रोक लगाने की मांग की है। चुनाव चिन्ह कैसे अलॉट किए जाते हैं अब इसकी बात कर लेते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा ये सिंबल एक ऑर्डर के प्रावधानों के अनुसार राजनीतिक दलों के सिंबल अलॉटमेंट किए जाते हैं। सबसे बड़े लोकतंत्र में जहां बड़ी आबादी अभी भी निरक्षर है, सिंबल प्रचार और मतदान प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के पास एक रिजर्व सिंबल यानी आरक्षित प्रतीक होता है जो किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में किसी भी अन्य उम्मीदवार को अलॉट नहीं किया जाता। सिंबल आदेश के अनुसार किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल में विभाजन की स्थिति में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तय करता है कि कौन सा गुट या समूह मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है। यह ऐसे गुट को रिजर्व सिंबल अलॉट करता है। हालांकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने विवाद का निर्धारण करने से पहले ही अतीत में सिंबल को कई बार फ्रीज कर चुका है यानी अपने पास रिजर्व कर चुका है। अगली न्यूज़ की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज़ को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 14 पर और ये आईआर सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज़ है जो कि जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज़ ये कि वियतनाम और चीन अपने साउथ चाइना सी में तनाव को शांत करने के लिए सहमत हुए हैं। वियतनामी राज्य मीडिया ने रविवार को बताया कि हनोई द्वारा बीजिंग पर अपने मछुआरों पर ब्रूटल यानी क्रूर हमले का आरोप लगाने के कुछ दिनों बाद हुआ। चीन वियतनाम का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, लेकिन दोनों देश दक्षिण चीन सागर सहित ऐतिहासिक तनाव साझा करते हैं। एक जलमार्ग जिसके माध्यम से प्रत्येक वर्ष खरबों डॉलर का व्यापार होता है साउथ चाइना सी के अंतर्गत। अब बात कर लेते हैं साउथ चाइना सी के ऊपर। यह दुनिया के सबसे रणनीतिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण जलमार्गों में से एक है जो दक्षिण पश्चिम में मलक्का जलडमरू मध्य से लेकर उत्तर पूर्व में ताइवान जलडमरू मध्य तक फैला हुआ है। यह प्रशांत और हिंद महासागर के बीच शिपिंग के लिए एक महत्वपूर्ण समुद्री प्रवेश द्वार और जंक्शन भी है। यह चीन, ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनोई, इंडोनेशिया, सिंगापुर, कंबोडिया, थाईलैंड और वियतनाम सहित कई देशों से घिरा हुआ है। एक बार आप लोग इसका पॉलिटिकल और फिजिकल मैप पे जाकर इसकी लोकेशन जरूर देख लीजिएगा, क्वेश्चन बनता है यहाँ से। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था और ये न्यूज हिस्ट्री सेक्शन के अंतर्गत साथ ही गवर्नेंस सेक्शन दोनों के अंतर्गत ये शामिल होगी। जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 दोनों के अंतर्गत ये कवर होगा। अब बात कर लेते हैं न्यूज के ऊपर। पहली बार सरकार ने प्राचीन भारतीय समुदायों के ओरिजिन यानी उद्भव के विषय में परस्पर विरोधी सिद्धांतों के बीच दक्षिण एशिया के जनसंख्या इतिहास को निर्णायक रूप से खोजने के लिए प्राचीन और आधुनिक जीनोमिक्स का उपयोग करके एक व्यापक वैज्ञानिक अध्ययन किया है। अध्ययन भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण यानी ANSI जिसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के माध्यम से किया जा रहा है जो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। प्राचीन और आधुनिक जीनोमिक्स का उपयोग करके दक्षिण एशिया के जनसंख्या इतिहास पुनर्निर्माण शीर्षक वाली इस परियोजना में भारत और पाकिस्तान के विभिन्न पुरातात्विक स्थलों से एकत्र किए गए 300 प्राचीन कंकाल अवशेषों, बड़े पैमाने पर कपाल और दांत सहित अन्य हड्डी के टुकड़े का अध्ययन किया जाएगा। इनमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो कि अब पाकिस्तान में, बुर्जहोम जो कि अब जम्मू और कश्मीर में है, नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश, मास्की कर्नाटक, रोपड़ पंजाब और लोथल गुजरात जैसे सिंधु घाटी सभ्यता स्थलों पर आजादी से पहले और बाद में की गई खुदाई के दौरान एकत्र किए गए अवशेष शामिल हैं। आप लोग एंशिएंट हिस्ट्री में इन लोकेशन को पढ़ते ही होंगे, तो एक बार और जाके इनको रिवाइज करिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि न्यूज में है ये। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे हम लोग। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था अपने पेज नंबर 13 पर और ये साइंस एंड टेक सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो कि जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि रूस यूक्रेन युद्ध में एक नया घातक हथियार आसमान में उड़ा है
जिसकी चर्चा हो रही है। दोनों पक्षों ने ड्रोन से आग बरसाने के दृश्य पोस्ट किए हैं एक्स पर, जिससे इस हथियार को ड्रैगन ड्रोन का नाम मिला है। हालांकि ये ड्रोन पिघली हुई धातु उगल रहे हैं जो 2427 डिग्री सेल्सियस पर जलती है। अब बात कर लेते हैं ड्रैगन ड्रोन क्या होते हैं। ड्रैगन ड्रोन मूल रूप से थर्माइट नामक पदार्थ रिलीज करते हैं। एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड का मिश्रण है, जिसे एक सदी पहले रेल की पटरियों को बिल्ड करने के लिए विकसित किया गया था। जब प्रज्वलित किया जाता है, ये आमतौर पर एक विद्युत फ्यूज की सहायता से प्रज्वलित किया जाता है। थर्माइट एक सेल्फ सस्टेनिंग रिएक्शन यानी आत्मनिर्भर प्रतिक्रिया को ट्रिगर करता है, जिसे बुझाना काफी मुश्किल होता है। यह कपड़ों से लेकर वृक्षों और सैन्य ग्रेड वाहनों तक लगभग किसी भी चीज को जला सकता है, यहाँ तक कि पानी के नीचे भी जल सकता है ये। और ये मनुष्य पर गंभीर यानी सीवियर और संभवतः घातक जलन और हड्डियों को नुकसान पहुंचा रहा है या पहुंचा सकता है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 8 पर, और ये साइंस एंड टेक सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि जुलाई 2024 में केरल में वायनाड जिले में विनाशकारी बाढ़ एवं भूस्खलन 200 से अधिक लोगों की मौत के बाद केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने जिले में एक्स बैंड रडार को स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। अब बात कर लेते हैं रडार के ऊपर। रडार रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग का एक शॉर्ट नेम है। यह उपकरण डिवाइस के चारों ओर की वस्तुओं की दूरी, वेग और भौतिक विशेषताओं को निर्धारित करने के लिए रेडियो तरंगों यानी रेडियो वेव्स का उपयोग करता है। एक ट्रांसमीटर एक सिग्नल जारी करता है जो उस वस्तु पर लक्षित होता है और जिसकी विशेषताओं का पता लगाया जाना है। जारी सिग्नल का एक हिस्सा भी होता है। ये हिस्सा वस्तु द्वारा डिवाइस पर वापस इको यानी प्रतिध्वनित होता है, जहां एक रिसीवर इसे ट्रैक करता है और इसका विश्लेषण करता है। वेदर रडार यानी मौसम रडार, जिसे डॉपलर रडार के रूप में भी जाना जाता है, इस उपकरण का एक सामान्य एप्लीकेशन होता है। डॉपलर प्रभाव साउंड वेव्स यानी ध्वनि तरंगों की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन है, क्योंकि उनका सोर्स लिसनर यानी श्रोता की ओर से और उससे दूर जाता है। मौसम विज्ञान में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने वर्ष 1950 के दशक की शुरुआत में वेदर एप्लीकेशन यानी मौसम अनुप्रयोगों के लिए रडार का उपयोग करना शुरू किया। नासा और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो वर्तमान में निसार नामक एक सैटेलाइट विकसित कर रहे हैं, जो नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार का एक शॉर्ट फॉर्म भी है। अगर आप निसार का फुल फॉर्म को डेरिवेट करेंगे तो ये नासा और इसरो का सिंथेटिक एपर्चर रडार का एक शॉर्ट फॉर्म है। अगली न्यूज़ की ओर बढ़ेंगे। ये आज की हम लोगों की लास्ट न्यूज़ होगी। इसको पीआईबी ने कवर किया था और ये गवर्नेंस सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आंध्र प्रदेश और राजस्थान में ग्रामीण स्थानीय निकायों यानी रूरल लोकल बॉडीज के 15वें वित्त आयोग अनुदान की पहली किस्त जारी कर दी है। आंध्र प्रदेश को लगभग 396 करोड़ की अनटाइड ग्रांट्स राशि और 593 करोड़ की कुल टाइड ग्रांट राशि प्राप्त हुई है। अनटाइड अनुदान पंचायतों को भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची के अंतर्गत 29 विषयों में विशिष्ट स्थानीय जरूरतों को पूरा करने में सक्षम बनाएगा, जिसमें कृषि और ग्रामीण आवास से लेकर शिक्षा और स्वच्छता तक शामिल है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243G के अनुसार ये निधि पंचायतों को आवश्यक सेवाओं और बुनियादी ढांचे का प्रबंधन करने का अधिकार देती है। टाइड यानी बधे हुए अनुदानों के प्रावधान ने ग्राम पंचायतों के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज के दृष्टिकोण के अनुरूप स्थानीय स्वशासन को फिर से परिभाषित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत किया है। तो साथियों, आज के HOD अंक को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट आइज हिंदी के साथ। धन्यवाद।